नमस्कार प्यारे मित्रों, आप लोगों का कर्तव्य आईएएस की यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग पॉलिटी वाले सीरीज पर डिस्कस कर रहे थे और इस पॉलिटी वाले सीरीज में हमने पहला टॉपिक क्या देखा, भारत का संवैधानिक विकास। और उस भारत के संवैधानिक विकास में हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1935 के भारत शासन अधिनियम तक जो चीजें बैकग्राउंड उसकी थी हर एक अधिनियमों की, और हर एक अधिनियमों में क्या कुछ बिंदु शामिल थे, सारे मैटर को हमने अच्छे से डिटेल से डिस्कस कर लिया है। अगर आप क्वेश्चन पेपर देख लिए होंगे तो आपको आइडिया लग गया होगा कि क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व हो रहा है ना। लगभग जितने भी आयोग के क्वेश्चन आए हुए हैं या आने की संभावना रहेगी, सारे क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। तो पहला वीडियो डाला गया, पहला वीडियो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1833 के चार्टर एक्ट तक। सेकंड जो वीडियो है वह है 1853 के चार्टर अधिनियम से लेकर फिर आपके 1909 कह सकते हैं 1909 के मार्लियामेंटो सुधार तक डाला गया, ठीक है ना। जो तीसरा वीडियो है, तीसरा वीडियो आपका 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड से लेकर 1935 के अधिनियम तक, ठीक है ना। सारे के अपने बैकग्राउंड भी हैं, सारे में अपने क्या क्या चीजें शामिल की गई हैं, वो सब सारी चीजें हैं। कल मैंने कहा था आपसे कि जो मैं डिस्कस किया हूं जितने भी अधिनियम, उस अधिनियम से क्या कुछ आयोग ने क्वेश्चंस पूछे हैं, उस क्वेश्चंस को आज मैं विचार करूंगा कि कुछ क्वेश्चन को किस प्रकार हल करना है, ठीक ना फ्रेंड्स। तो आते हैं हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है और क्या पूछे जाने की संभावना भी है ना। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग अच्छे से एंजॉय करिए, देखिए, मजा लीजिए अच्छे से, है ना। क्वेश्चन को देखकर देखिए जरा कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्रीन पे जरा देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में पढ़ा रहा था तो उसमें मैं बताया कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, है ना, 1773 के, यहां से इरेजर लेना भी थोड़ा सा कठिन हो रहा है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर इसका प्रावधान किया गया, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कब की गई? 1774 में की गई, ठीक ना फ्रेंड्स। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो की जाती है, इसका मुख्य न्यायाधीश कौन था? मुख्य न्यायाधीश तो एलिजा इम्पै, ठीक ना फ्रेंड्स, एलिजा इम्पै। अच्छा, एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है तो 1935 के अधिनियम में एक संघीय न्यायालय 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में की जाती है। फिर जो आधुनिक सुप्रीम कोर्ट है यह 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आता है। हरिलाल जेकानिया इसके मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक ना फ्रेंड्स। तो आई होप कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जा रही है सर्वोच्च न्यायालय की, है ना, किसके तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। कब की जा रही है? 1774 में। मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे, ठीक है ना। अच्छा, इसका ए ऑप्शन सही होगा। अब तो कंफर्म हो गया होगा ना। देखिए बी ऑप्शन कह रहा है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी? एक तो कंपनी के कार्यों को डिवाइड कर दिया गया था, कंपनी के कार्यों को एक तो व्यापारिक कार्यों को अलग कर दिया गया था और दूसरा राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया था, है ना। व्यापारिक कार्यों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखता था और राजनीतिक कार्यों को बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखता था। तो यहीं से द्वैध शासन पद्धति की भी कहीं न कहीं शुरुआत देखी जा सकती है ना। 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट मैंने बताया ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति दे दी जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी को का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया जाता है, सिवाय चीन के साथ व्यापार रहने दिया जाता है ना। इसके अलावा 1 लाख रुपया शिक्षा पर भी खर्च किए जाने की बात की जाती है। 1813 का चार्टर एक्ट इसमें एक प्रावधान है। 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, अब कंपनी के एकाधिकार को पूर्णतया समाप्त कर दिया जाता है, जो चीन के साथ व्यापार जारी रखा जाता है उसको भी समाप्त कर दिया जाता है। यहां पर एक विधि आयोग का गठन किया जाता है और इसी विधि आयोग के सदस्य लॉर्ड मैकाले को जो गवर्नर की
कार्यकारिणी परिषद थी उसमें चौथे सदस्य के रूप में शामिल कर लिया जाता है, ठीक है ना। और ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, यहां पर रंग भेद भाव, वंशानुगत, जाति, धर्म, इन सबसे परे सेवाओं में भर्तियों को लेकर एक प्रावधान किया जाता है, ठीक है ना। तो ये सब सारी चीजें आई होप आपकी क्लियर हो गई होंगी। एक क्वेश्चन जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक ना फ्रेंड्स। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए, है ना। इसमें ये स्थापना है, इसको स्थापना कर लीजिए। कह रहा है नियंत्रक परिषद की स्थापना किससे मेल खाती है ना। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट से मेल खाती है। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य की अनुमति किस अधिनियम के तहत दी गई। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। जब आप पूरा एक्ट पढ़ेंगे, जितना भी मैं पढ़ाया हूं कहीं बाहर नहीं क्वेश्चन है, सारी चीजें सारे वीडियो से ही है, ठीक ना। तो नियंत्रक परिषद, अब मैं बता दूं कि 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ाया है आपको, 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ाया, इस पिट्स इंडिया एक्ट में मैंने बताया कि कंपनी के कार्यों को, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को 2 भागों में बांट दिया जाता है, एक तो व्यापारिक कार्य और दूसरा राजनीतिक कार्य। जो राजनीतिक कार्य देखता है इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं, इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रक मंडल कहते हैं। और इसी नियंत्रक मंडल की बात की जा रही है। नियंत्रक परिषद की स्थापना कब की गई थी, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। कितने सदस्य थे, अच्छा 6 सदस्य थे। ये 6 सदस्य कहां के थे, ब्रिटेन के थे, ठीक है ना। अच्छा, इनके पेमेंट कहां से दिए जाने की बात की गई, 1793 के अधिनियम में भारतीय कोष से दिए जाने की बात की गई, ठीक है ना। तो आई होप पहला वाला ऑप्शन क्लियर हो गया होगा कि कहां से, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से, ठीक है ना। अब देखना जरा दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना पहले वाले क्वेश्चन में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना कब की जाती है, तो संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के भारत शासन अधिनियम से की जाती है। 1937 में की जाती है, 1 अक्टूबर को 1937 दिल्ली में की जाती है, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य की अनुमति कब दी गई, तो मैं पहले ही बता दिया, अभी ही बताया कि 1813 का जो चार्टर एक्ट लाया जाता है, इस 1813 के चार्टर एक्ट में 3 चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट, कौन कौन सी चीजें। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है, अंशतः समाप्त किया जाता है, क्योंकि चीन में इन्वेस्टमेंट चाय के व्यापार के लिए ज्यादा रहता है, इसलिए चीन का चाय के साथ व्यापार जारी रहता है, ठीक है ना। अंशतः समाप्त कर दिया जाता है। इसके अलावा ईसाई जो मिशनरियां थी उनको भारत में प्रवेश करने की अनुमति दे दी जाती है, कार्य करने की अनुमति, ताकि वो प्रचार प्रसार और शिक्षा के लिए कार्य कर सकें, अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काम कर सकें, ठीक है ना। तो ये चीजें, इसके अलावा शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च किए जाने की बात की गई, कहां पे, 1833 के चार्टर एक्ट में। तो मिला लीजिए अपना भैया, आराम से मिला लीजिए। एक है कि गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य के रूप में नियुक्ति की गई, तो मैं बताया कि 1833 के अधिनियम में एक विधि सदस्य की नियुक्ति की जाती है, एक विधि आयोग बनाया जाता है, क्या, विधि आयोग। और इस विधि आयोग का जो अध्यक्ष होता है यह लॉर्ड मैकाले होते हैं, लॉर्ड मैकाले होते हैं। और इन्हीं लॉर्ड मैकाले को पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। आई होप चीजें अब क्लियर हो गई होंगी, है ना। तो पहला वाला आप मिला लीजिए, नियंत्रक परिषद की स्थापना किसके तहत, इसके तहत नियंत्रक, हाँ 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। बी वाला ऑप्शन मिला लीजिए 1 के तहत। अब इसका दोनों आपस में मिल रहा है, तो अपना ऑप्शन आप ढूंढ लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। तो ए का क्या होगा, 2 होगा, ए का 2 होगा, 2 का ए होगा, 3 4 मिल रहे हैं, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा, ठीक ना फ्रेंड्स। आई होप आप क्वेश्चन नंबर 2 आपका बेहतर अच्छे से हो गया होगा, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किनसे या किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। अब सुनना जरा, एक क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि 1813 का जो चार्टर एक्ट लाया गया, जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1813,
फिर कह रहा है कि प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद, ये आईएएस का क्वेश्चन है, ठीक है ना। नीचे दिए गए शब्दों का कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। अब सुनना जरा ध्यान से कि शिक्षा को बेसिक आधार कब प्रदान किया जाता है, किन किन माध्यमों से प्रदान किया जाता है। एक तो मैं जब बताया 1813 का चार्टर एक्ट, तो उसमें बताया कि भैया 1813 के चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष खर्च किए जाने की बात होगी। किस अधिनियम के तहत? 1813 का चार्टर एक्ट के तहत, ठीक है ना, 1 लाख रुपया। दूसरा ध्यान दीजिएगा कि जो 1 लाख रुपया खर्च किए जाने की बात हो रही है वो जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 के तहत यही कमेटी क्या करेगी, यही 1 लाख रुपया खर्च करने का कार्य करेगी, ठीक है ना। तो ये भी है। तीसरा ऑप्शन ये है कि प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। यहां पर ध्यान में रखिएगा कि अंग्रेजी शिक्षा को लेकर और भारतीय शिक्षा को लेकर, अंग्रेजी भाषा को लेकर और भारतीय भाषा को लेकर विवाद भी होता है। तो कहीं ना कहीं यह भी अंग्रेजी शिक्षा के नींव के लिए एक जबरदस्त जिम्मेदार भी बनती है। ध्यान में रहे कि यहां पर अंग्रेजी शिक्षा लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को आपने पढ़ा होगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय लॉर्ड मैकाले आते हैं, तो वहां पर उन्हीं की अध्यक्षता में अंग्रेजी शिक्षा को स्वीकार कर लिया जाता है। अंग्रेजी शिक्षा के जो समर्थक ट्रेवेलियन को माना जाता है, जहां प्राच्य शिक्षा के समर्थक, मतलब इसमें कहा जाता है कि प्राच्य शिक्षा, जो भारतीय शिक्षा के जो सपोर्टर थे, वह जो है आपके एसटी प्रिंसेप थे, ठीक ना फ्रेंड्स। तो ये सब सारी चीजें आपका तीनों ऑप्शन सही है, और तीनों ऑप्शन जब सही होगा तो विकल्प आपका क्या होगा, डी होगा। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चीजें अच्छे से सॉल्व करिए, आराम से सॉल्व होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, देख रहे हैं यहां पे क्या पूछ रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत के साथ व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो 1813 का अभी चर्चा में किया कि 1813 का जब चार्टर एक्ट लाया जाता है, उसमें कहा जाता है कि चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी चीन में इन्वेस्टमेंट ज्यादा की रहती है चाय के लिए, इसलिए चाय का व्यापार उसका जारी रखा जाता है, बाकी सभी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं। बाद में जब 1837 का चार्टर एक्ट लाया जाता है तो इसके व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतया समाप्त कर दिया जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है ना। यहां पर अंशतः समाप्त किया जाता है, और अंशतः शब्द इसलिए आ रहा है क्योंकि जो है चीन के साथ चाय का व्यापार चल रहा है, ठीक है ना। यहां पर पूर्णतया शब्द शामिल किया जा रहा है क्योंकि चीन के साथ चाय का व्यापार भी समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। 1853 का अधिनियम में क्या क्या चीजें याद रखने लायक है? तो 1853 के अधिनियम में एक तो क्या चीज, एक केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की जाती है 12 सदस्यों की। ध्यान में रखिएगा, इस 12 सदस्यों में पहली बार स्थानीय प्रतिनिधि की बात की जाती है, और इस स्थानीय प्रतिनिधि में आगरा, बंगाल और मद्रास, और कौन, आगरा, बंगाल, मद्रास और बंबई के प्रतिनिधियों को पहली बार शामिल किया जाता है। स्थानीय प्रतिनिधि की बात की जाती है किसमें भैया? 1853 के चार्टर एक्ट में। मैं आपका ऑप्शन बता दिया कि आपका ऑप्शन ए होगा सही, लेकिन ऑप्शन बी में क्या क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं, ऑप्शन सी में क्या क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं, ऑप्शन डी में क्या हो सकते हैं, तो उसको मैं चर्चा कर रहा हूं। तो 1853 में एक तो केंद्रीय विधान परिषद, दूसरा स्थानीय प्रशासन की बात की जाती है, तीसरा खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर अब भर्तियां किया जाने का प्रावधान किया जाता है 1853 के अधिनियम में। आई होप चीजें अब आपकी क्लियर हो गई होंगी, है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखना, कह रहा है कि चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसके संबंध में विचार करना भैया कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया। तो बिल्कुल बात सही है, अभी अभी डिस्कस किया। तो कथन एक आपका सही है 1813 के चार्टर एक्ट के तहत, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इसने कंपनी द्वारा अधिकार में दिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। अब जरा सुनना आप, यहां पे एक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। जैसे ही 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया जाता है, व्यापारिक
एकाधिकार को समाप्त किया जाता है, तो समाप्त करने के बाद कोई दूसरी ही बॉडी होगी। सुनना जरा, जैसे मान लीजिए कि किसी परिवार में दो बच्चे हैं और एक बच्चे को विदेश भेज दिया जाता है, तो घर की सारी जिम्मेदारी, या एक बच्चा मान लीजिए सो कॉल्ड एक्सपायर हो जाता है, मर जाता है, तो उस स्थिति में जो दूसरी जिम्मेदारी होगी दूसरे बच्चे की अपने आप ही राइज हो जाएगी। तो यहां पर तो एक बच्चा इन द सेंस ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को जब समाप्त किया जा रहा है, तो जायज है कि ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश क्राउन ही अपने संप्रभुता में आगे बढ़ जाएगी अपने आप, ठीक है ना। तो इस स्थिति में जो ऑप्शन आपका कथन 2 कह रहा है कि इसने कंपनी के अधिकार में दिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया, तो बिल्कुल कर दिया, क्योंकि व्यापारिक का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का समाप्त हो जाएगा, तो बचेगा कौन? ब्रिटिश क्राउन ही बचेगा, तो उसकी ही संप्रभुता क्या होगी? इस्टेब्लिश्ड होगी भारतीय ब्रिटिश राज्य क्षेत्रों पर, ठीक है ना। आई होप चीजें सही हो गई होंगी, ठीक है ना। अच्छा देखिए, ये चीज मैं नहीं पढ़ाया था, लेकिन ये चीज क्वेश्चन में आ गया, तो यही चीज आप गलती करके हो सकता है आ जाए एग्जाम में। तो यहां पर प्रैक्टिस करने का यही एक फायदा मिल रहा है कि आपको तकनीकियां पता चल रही हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कैसे सॉल्व करना है, सोचना किस डायमेंशन से है ना। तीसरा कथन क्या कह रहा है कि भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। भैया, भारत का जो राजस्व है, मैं बताया था कि 1858 का जब अधिनियम लाया जाता है, तो 1858 के अधिनियम में आप देखेंगे कि महारानी विक्टोरिया ने भारत के ब्रिटिश राज्य क्षेत्रों पर अपने हाथों को पूरा सेंट्रलाइज्ड कर लेती हैं, सारी गतिविधियों को सेंट्रलाइज्ड कर लेती हैं, अपने हाथों में केंद्रीकृत कर लेती हैं, चाहे वो राजस्व संबंधी हो, प्रशासन संबंधी हो, विधायी संबंधी हो, सारी गतिविधियां अपने हाथों में सेंट्रलाइज्ड कर लेती हैं, ठीक है ना। तो यहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया जाता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया जाता है, कंपनी को समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है ना, गवर्नर जनरल को समाप्त कर दिया जाता है, उसके स्थान पर एक काउंटर पार्ट वायसराय को लाया जाता है, जो ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश सम्राट का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता है। 1858 की बात की जा रही है, तो इसलिए आपका कथन 3 गलत होगा। अच्छा, कथन 3, या तो आप 2 ऑप्शन जानते रहिए कि 1, 2 सही होगा, तो आप ऐसे लगा देंगे 1, 2 सही होगा। अगर आप जानते रहिए कि कथन 3 गलत है, तो कथन 3 सी में है, मतलब कि ये गलत है, कथन 3 डी में है, मतलब ये गलत है, कथन 3 बी में है, मतलब ये गलत है। तो क्रॉस क्वेश्चन कर लीजिए, मतलब कि ये अगर तीनों गलत होंगे तो बचेगा सिर्फ आपका ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा भैया? सही हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। क्वेश्चन 5 सही से हो गया होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं यार, ऐसे ही सॉल्व करिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? एक क्वेश्चन भी मैं, अगर मेरे वीडियो को आप देखेंगे तो कर ले जाएंगे, ठीक है ना। इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन को बजा के पूछा गया है ना। कैसे? जब मैं 1833 का चार्टर एक्ट पढ़ा रहा था, तो इस 1833 के चार्टर एक्ट में बताया कि कंपनी में या सेवाओं में भर्ती करने के लिए जो रंग भेद की नीति है, रंग भेद, ठीक है ना, इसके अलावा धर्म आधारित भेदभाव, इसके अलावा वंशानुगत आधारित भेदभाव, इसके अलावा जन्म स्थानों के आधार पर भेदभाव, इसके अलावा जाति आधारित भेदभाव, ठीक है ना, इन सब चीजों के आधार पर किसी व्यक्ति को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा सेवाओं में, प्रशासन में भागीदारी के लिए। तो 1833 का चार्टर एक्ट पहली बार हिस्सा लेने के लिए एक प्रकार से अग्रसर भारतीयों को करता है, प्रशासन में कुछ भागीदारी लेना संभव बनाया। कौन सा? 1833 का चार्टर एक्ट। ऑप्शन ए आपका सही होगा, ठीक ना भैया। अच्छा, 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 के चार्टर एक्ट में यह कहा गया कि 12 सदस्यों की एक केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की जाएगी, और केंद्रीय विधान परिषद में पहली बार 4 सदस्यों के स्थानीय प्रतिनिधियों को प्रदान किया जाएगा। पहली बार स्थानीय प्रतिनिधि प्रदान किया जाएगा। कौन कौन से स्थानीय प्रतिनिधि? आगरा, बंबई, बंगाल, ठीक ना फ्रेंड्स, बंगाल, और कौन? आगरा हो गया, बंबई हो गया, बंगाल हो गया, और कौन हो गया? मद्रास आपका हो गया। तो ये 4 स्थानीय प्रतिनिधियों को पहली बार
1853 के अधिनियम में क्या किया गया, शामिल किया गया। खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भर्तियां की जाने लगी, ठीक है ना। इसके अलावा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों की संख्या 24 हुआ करती थी, उसको घटाकर 18 कर दिया जाता है 1853 के अधिनियम में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ये विकल्प क्या कर रहा है, तो 1858 के तहत इसको मैं जबरदस्त पढ़ाया हूं कि सारी चीजों को समाप्त कर दिया जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक ना, कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है, गवर्नर जनरल को समाप्त कर दिया जाता है 1858 के अधिनियम के तहत, ठीक है ना। वायसराय के पद को लाया जाता है, भारत सचिव के पद को लाया जाता है, 15 सदस्यीय एक परिषद बनाई जाती है भारत सचिव के लिए, और सारा मैटर, सारा जो क्षेत्र, सारा भारतीय क्षेत्र सेंट्रलाइज कर लिया जाता है किसके हाथों में, महारानी विक्टोरिया के हाथों में। किसके तहत, अधिनियम 1858 के तहत। 1861 के तहत पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की जाती है, 3 प्रांतीय विधान परिषदों का जो है शुरुआत, स्थापना की जाती है, ठीक है ना। इसके अलावा गवर्नर को या वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी जाती है। तो ये सब 1861 के अधिनियम में आपको याद रखनी है। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि कह रहा है कि किस अधिनियम के तहत, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का अधिकार या अनुमति प्रदान की गई। अब इसको सुनना जरा, अगर हम बजट पर बहस करने की अनुमति को प्रदान करें तो ठीक है ना। तो एक अधिनियम बताया था, मैं चर्चा किया था 1892 का अधिनियम। यहां पर जो केंद्रीय विधान परिषद है, यहां पर बजट पर बहस करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाता है, लेकिन यहां पर क्रॉस क्वेश्चन करने और मताधिकार का अधिकार नहीं दिया जाता है। मतलब मत देने का अधिकार, अपने मत प्रस्तुत करने का अधिकार या वोटिंग का अधिकार नहीं दिया जाता है। किसके तहत, 1892 के अधिनियम के तहत। बाद में 1909 का जो अधिनियम लाया जाता है, 1909 का अधिनियम, यहां पर बहस करने, प्रश्न पूछने, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया जाता है 1909 के अधिनियम के तहत। बाद में 1919 का अधिनियम जब लाया जाता है तो प्रांतीय विधान परिषदों को केंद्रीय विधान परिषदों से उनके बजट को अलग पेश करने का अधिकार दे दिया जाता है। मतलब केंद्र अब कोई और बजट पेश करेगा, राज्य या प्रांत कोई और बजट पेश करेगा 1919 के अधिनियम के तहत। आई होप बजट से संबंधित चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक बार और, 1892 के तहत केंद्रीय बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाती है, लेकिन क्रॉस क्वेश्चन करने और मत देने का अधिकार या वोटिंग करने का अधिकार उस पर नहीं दिया जाता है। 1909 के तहत इस पर क्रॉस क्वेश्चन करने का अधिकार दे दिया जाता है। 1919 के तहत, 1909 के तहत क्रॉस क्वेश्चन करने का अधिकार दे दिया जाता है। 1919 के तहत केंद्र का बजट, राज्य का बजट अलग अलग कर दिया जाता है। राज्य को अनुमति दी जाती है कि आप अपने बजट स्वयं पेश कर सकते हैं, ठीक है ना। आई होप चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। कहां गया यार, हाँ ठीक है, ये चीजें 1992, तो ऑप्शन कौन सा आपका सही होगा, 1992। बाकी ये सब सारी चीजें तो मैं डिस्कस कर ही लिया हूं, ठीक है ना, बार बार डिस्कस करना ठीक नहीं, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था। ये देखिए ना, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मतलब कि पृथक निर्वाचन प्रणाली, जो मैं चिल्ला कर आपको अधिनियमों में बताया, ठीक ना। पृथक निर्वाचन प्रणाली को ही सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कहा जाता है। तो कब लाया गया, 1909 में। किसके लिए, मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के लिए, ठीक है ना। फिर 1919 में किसके लिए लाया गया, ईसाइयों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। किसके लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए लाया गया। किसके लिए लाया गया, ईसाई सिखों के लिए लाया गया, क्या, पृथक निर्वाचन प्रणाली। अच्छा, 1919 के अधिनियम के तहत महिलाओं को सबसे पहले मतदान करने का अधिकार प्रदान किया गया, ठीक है ना। 1935 का अधिनियम बाद में आता है। 1935 के अधिनियम के तहत यहां पर दलितों को, यहां पर महिलाओं को, ठीक है ना, शामिल कर लिया जाता है। किसके लिए, पृथक निर्वाचन प्रणाली के लिए। तो आई होप अब आपकी चीजें क्लियर हो गई होंगी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली से संबंधित, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा आपका होगा, क्या कह रहा है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, तो 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में, ठीक है ना फ्रेंड्स। ठीक, अब चलते हैं। तो यहां पर क्या चीजें होंगी, यहां पर आपकी ए वाली चीजें होंगी और यहां पर आपकी ए वाली चीजें होंगी, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना, एक क्वेश्चन रिपीटेड हो गया। तो संघीय न्यायालय की स्थापना
नहीं, क्वेश्चन रिपीटेड नहीं हो गया। उसमें सुप्रीम कोर्ट पूछा था, इसमें संघीय न्यायालय पूछ रहा है। को 1935 का जो अधिनियम लाया जाता है, इस 1935 के अधिनियम के तहत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में एक सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है। संघीय न्यायालय की स्थापना, और इस संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है तो इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मोरिस गोवेयर। मोरिस गोवेयर, इसके मुख्य न्यायाधीश मोरिस गोवेयर थे। ठीक ना फ्रेंड्स? हाँ, संघीय न्यायालय तो 1935 नहीं है ऑप्शन में ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना? आई होप चीजें अब क्लियर हो गई होंगी। ठीक है ना? तो 1861 के तहत क्या क्या चीजें याद करनी है? एक तो पोर्टफोलियो प्रणाली, दूसरा 3 विधान परिषदों की स्थापना की जाती है, तीसरा वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी जाती है। ठीक है ना? चौथा, पहली बार जो है केंद्रीय विधान परिषद में, ठीक है ना, केंद्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को जो है अपॉइंट किया जाता है, पटियाला के राजा, ठीक है ना, सर दिनकर राव और बनारस के राजा। तो ये सब सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है ना? और 1919 के अधिनियम में क्या क्या? प्रांतों में द्वैध शासन, ठीक है ना, इसके अलावा केंद्र और राज्यों के बीच जो है क्या? केंद्र और राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा किया जाता है और प्रांतीय विषयों को विभाजित करके हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषयों में विभाजित कर दिया जाता है। इसके अलावा मैं बताया कि निर्वाचन प्रणाली, पृथक निर्वाचन प्रणाली से संबंधित ये सब सारी चीजें हैं। तो आई होप आपका एक क्वेश्चन अब सही हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष में स्थापित हुआ? ध्यान में रखिएगा कि अधिनियम 1935 था, अधिनियम 1935 था, भारत शासन अधिनियम 1935 का था, लेकिन इसी के तहत 1 अक्टूबर 1937 को क्या? सुप्रीम संघीय न्यायालय आपका स्थापित हुआ। कहां पे स्थापित हुआ? दिल्ली में स्थापित हुआ। मोरिस गोवेयर इसके मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस थे, मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक ना फ्रेंड्स? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखना, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित हुआ? अब यहां पे देखिए, द्वैध शासन की अगर हम बात करें तो द्वैध शासन जब आप 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ेंगे तो उस 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार और राजनीतिक एकाधिकार को बांट दिया जाता है। यही शासन का दोहरा स्वरूप क्या कहलाता है? द्वैध शासन। तो पहली बार 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से द्वैध शासन की शुरुआत देखी जा सकती है। बाद में 1919 का जब अधिनियम लाया जाता है तो यहां पर प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया जाता है। ठीक है ना? प्रांतीय विषयों को 2 भागों में आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषयों में बांट दिया जाता है। आरक्षित विषय पर कानून और हस्तांतरित विषय पर कानून अलग अलग बनाया जाता है। हस्तांतरित विषय पर कानून गवर्नर मंत्रियों की सहायता से बनाता है और ये मंत्री विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वहीं हस्तांतरित विषयों, आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद के सदस्यों से सहायता से कानून बनाता है। यह कार्यपालिका परिषद के सदस्य विधान परिषद के सदस्यों के विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। ठीक है ना? तो प्रांतों में सबसे पहले कहां पे लाया गया? 1919 के अधिनियम के तहत। 1935 में क्या था? 1935 में यही प्रांतों से समाप्त करके, प्रांतों से द्वैध शासन पद्धति समाप्त करके कहां पे लागू कर दिया जाता है? केंद्र में लागू कर दिया जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स? चीजें क्लियर हो गई होंगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? कह रहा है कि द्वैध शासन की अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया केंद्र में। तो केंद्र में कब स्थापित किया गया? किस अधिनियम के तहत? 1935 के अधिनियम। अगर प्रांत पूछ लेता तो 1919 के अधिनियम के तहत। अगर शुरुआत पूछ लेता तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। ठीक है ना? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। ध्यान दीजिएगा कि मैंने कहा कि भैया अध्यादेश को मैंने 2 भागों में डिवाइड किया था जब पढ़ाते समय अपने एक्टों में। ठीक है ना? तीनों वीडियो आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है ना? तो उसमें अध्यादेश में एक तो मैं कहा कि वायसराय, एक तो मैं कहा कि वायसराय, या अगर कहीं आ जाए गवर्नर। ठीक है ना?
तो इसके अध्यादेश की शक्ति, ठीक है ना, किस अधिनियम के तहत? 1861 के अधिनियम के तहत। अगर कहा जाए कि राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति किस अधिनियम के तहत, तो राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति 1935 के अधिनियम के तहत। तो 1935 के अधिनियम कहां है भैया? 1935। तो ऑप्शन बी का आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक ना फ्रेंड्स, उम्मीद है कि क्वेश्चन सही से हो रहे होंगे, सॉल्व हो गए होंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अगर आप वीडियो देखे होंगे तो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति, ये क्वेश्चन वही है क्या? हाँ वही है क्वेश्चन, सॉरी। कह रहा है कि केंद्रीय विधान परिषद, केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से कौन सा से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ? ठीक है ना। तो ये आपका निर्वाचन एक तो होता है कि 1926 के तहत होता है, सॉरी, एक तो ठीक, एक तो 1926 के तहत आपका होता है और दूसरा आपका 1945 के तहत होता है। ये जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? आप थोड़ा सा सुनना जरा। संवैधानिक निरंकुशता, यहां पर संवैधानिक निरंकुशता को समझ लेना थोड़ा सा जरूरी है। 1935 का जब अधिनियम लाया जाता है तो उस अधिनियमों में ढेर सारे प्रावधान, ढेर सारे नियमों की बात की जाती है जो एक प्रकार से बाध्यकारी होता है। 1935 के अधिनियम से पहले कोई ऐसा जो है अधिनियम नहीं लाया गया जहां पर एक संवैधानिक निरंकुशता दिखाई देती हो। ठीक है ना। तमाम 1935 के अधिनियम में बाध्यताएं थी, यही बाध्यताएं क्या कहलाती हैं? निरंकुशता कहलाती हैं। तो जब 1935 का अधिनियम लाया गया उसमें ढेर सारी बाध्यताएं थी, इसलिए 1935 का जो अधिनियम है वह संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत को पेश करता है। तो 1935 का अधिनियम आपका क्रिएट हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक ना फ्रेंड्स, आई होप चीजें अब आपकी क्लियर हो गई होंगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किससे उल्लिखित योजना पर आधारित है? अब सुनना जरा। केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन है, यह 1935 का जब मैं अधिनियम पढ़ाया, 1935 का अधिनियम, उसमें बताया कि केंद्र और राज्य की शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। तो इसमें केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है ना, समवर्ती सूची। इसमें केंद्र सूची पर कानून बनाने का कार्य केंद्र करेगा, राज्य सूची पर कानून बनाने का कार्य राज्य करेगा, समवर्ती पर कानून बनाने का कार्य केंद्र और राज्य करेगा। ठीक है ना। लेकिन ध्यान में रखिएगा कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वह है गवर्नर को दी जाती हैं। किसको दी जाती हैं भैया? गवर्नर को या वायसराय को दी जाती हैं। ठीक है ना। आई होप चीजें अब आपकी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं है। एक क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। इस अधिनियम ने अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना का प्रावधान किया। तो इसको जब मैं पढ़ाया तो पहले ही बताया कि अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसमें कहा गया कि ब्रिटिश क्षेत्र, जिसमें कहा गया कि रियासत वाले क्षेत्र, जिसमें कहा गया कि प्रांत मिलकर एक भारतीय संघ का निर्माण करेंगे, अखिल भारतीय संघ का निर्माण करेंगे। फिर इसमें एक पॉइंट कहा गया कि अगर ये चाहते हैं तो अलग हो सकते हैं अखिल भारतीय संघ से। तो पहला ऑप्शन आपका सही है, ये तो सही है। कह रहा कि कौन सा नहीं सही है? तो ये तो सही है, इसको नहीं मानना है। ठीक है ना। दूसरा कह रहा कि अवशिष्ट शक्तियां प्रांतीय विधायिकाओं को प्रदान की गई थी। नहीं भैया, प्रांतीय विधायिकाओं को नहीं, अभी अभी मैं बताया कि अवशिष्ट जो शक्तियां थी यह गवर्नर को प्रदान की गई थी। ठीक है ना, गवर्नर को। तो यही आपका कथन गलत हो जाएगा, इसलिए आपका विकल्प भी सही है। ठीक है ना। और क्या कह रहा है कि यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेतक था। प्रांतीय स्वतंत्रता जहां पर किसी को स्वतंत्र नहीं बल्कि कुछ अधिकार दे दिए जाते हैं, ठीक है ना, तो उसी को स्वायत्तता कहते हैं। यहां पर मैं बताऊं कि 11 राज्यों में से ये स्थिति थी 1935 के अधिनियम में कि 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान किया जाता है। कौन कौन से राज्य थे? असम था, ठीक है ना, असम था, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत था, बंगाल था, बंबई था, मद्रास था, बिहार था,
ऐसे ऐसे थे, ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करके केंद्र में लागू कर दिया द्वैध शासन प्रणाली। तो बिल्कुल, तो पहली बात तो एक तो प्रांतों में द्वैध शासन कब लाया जाता है, तो 1919 के अधिनियम के तहत। अब यहां से ये जब समाप्त किया जाता है तो 1935 के अधिनियम में, 1935 के अधिनियम में कहां पर, केंद्र में द्वैध शासन पद्धति लाई जाती है। ठीक है ना फ्रेंड्स, आई होप चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब चलते हैं, देखिए चारों ऑप्शन या तीनों ऑप्शन पे विचार करना एक अच्छी बात होती है। जब चीजें बेहतर तरीके से तैयार होती हैं तो आराम से चीजें हो जाती हैं। अगर नहीं भी आता है तो आप काट पीट के इधर उधर से हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन ही करना यार, प्रोफेसर नहीं बनना है, ध्यान में रखिएगा इस बात को आप। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना की गई थी, अभी मैं बताया 1935 के अधिनियम के तहत, ठीक है ना। ध्यान में रखिएगा कि अगस्त प्रस्ताव जो है, अगस्त प्रस्ताव जब मैं संविधान सभा पढ़ाऊंगा, संविधान सभा की मांग को जो एक प्रकार से चली आ रही थी पहले से ही, यमयन राय से स्टार्ट होती है, बाद में हरिपुरा त्रिपुरा ये सब अधिवेशन से होते हुए बाद में आपके 1940 तक जब आती है तो अगस्त प्रस्ताव 1940, यहां पर सबसे पहले संविधान सभा की मांग को ब्रिटिशर्स द्वारा औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया जाता है। तो 1940 का अधिनियम, ये तो नहीं है फिलहाल, ऑप्शन ए आपका सही है, लेकिन इसको मैं डिस्कस कर रहा था थोड़ा। मैंने कहा था ना कि मैं जब एमसीक्यू करवाऊंगा तो चारों विकल्पों भी मैं डिस्कस करूंगा कि क्या कुछ हो सकता है, ठीक है ना। कहां इससे क्या संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं, ये मैं कहा था। भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 में क्या क्या चीजें, एक तो आपका केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की जाती है, मतलब कि जो है लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है ना। इसके अलावा महिलाओं को मताधिकार का अधिकार दे दिया जाता है। इसके अलावा और क्या किया जाता है, ईसाइयों, सिखों, इनको, ठीक है ना, आंग्ल भारतीयों को पृथक निर्वाचन प्रणाली के तहत शामिल किया जाता है। इसके अलावा प्रांतों में द्वैध शासन पद्धति की शुरुआत की जाती है, ये 1919 के अधिनियम, ठीक है ना। कैबिनेट मिशन आता है तो जब आपको मैं पढ़ाऊंगा क्या, भारत का संविधान सभा, तो उसमें अच्छे से इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां या अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी, तो किसको दी गई थी, गवर्नर जनरल को दी गई थी, ठीक है ना, गवर्नर जनरल को दी गई थी। ये आपका ऑप्शन सी सही है, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है। ध्यान में रखिएगा इस चीज को, कह रहा है कि अस्थायी अवयव मतलब 1935 के अधिनियम में वे कौन सी चीजें थी जो शामिल नहीं की गई थी, इस ऑप्शन में बताना है। देश के लिए एक लिखित संविधान, तो एक प्रकार से ये अधिनियम था, तो संविधान जैसी कोई बात ही नहीं हुई थी, कोई लिखित संविधान जैसी बात नहीं हुई थी, तो आपका ऑप्शन एक ही गलत है, इसलिए ये सही हो जाएगा। विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि इसकी व्यवस्था थी, ठीक है ना। एक संघ की योजना बनाने अखिल भारतीय संघ की एक स्थापना करने का प्रावधान किया गया था, ये भी था। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों को समावचित या नॉमिनेट किया जाना था, ये भी प्रावधान इसमें था, ठीक है ना। तो लिखित संविधान जैसी कोई बात नहीं थी, एक प्रकार का अधिनियम था, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण, मैं बार बार आपको बताया कि जो भारत का संविधान है, यहां से लगभग 2/3 पार्ट कहां से लिया गया है, 1935 के भारत शासन अधिनियम, इसलिए भारत के संविधान का प्रमुख स्रोत बन के उभरा, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि भारत को स्वतंत्रता मिली, ठीक है ना। यह एक लिखित, यह भारत में भारत विभाजन उल्लिखित है, इसमें ऐसी कोई बातें नहीं है कि भारत विभाजन इसमें उल्लिखित है। इसके द्वारा रियासतें समाप्त कर दी गई, ये सब चीजें गलत है। ये दोनों पॉइंट 1947 के भारत शासन अधिनियम के तहत है, ठीक है ना। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं कि कहते हैं कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से अलग किया गया। तो जब मैं 1935 का अधिनियम पढ़ा रहा था तो उसमें बताया कि भैया बर्मा या म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया,
ठीक है ना, किसके तहत? 1935 के अधिनियम के तहत। ठीक है ना फ्रेंड्स, आई होप चीजें अब आपकी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, 1919 का अधिनियम अभी बताया, 1935 का अधिनियम, तो 1935 के अधिनियम के तहत, ठीक है ना, चीजें होंगी। 1909 के अधिनियम अभी आ रहा है, हो सकता है क्वेश्चन हो तो देख लेते हैं। 1909 के अधिनियम के तहत कुछ चीजें, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में निश्चित और अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों को अंतर्गत मुहैया करवाया? ठीक है ना, अब सुनना जरा, एक क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार, ठीक है ना, एक गैर सरकारी सदस्य, इस शब्द को ध्यान में रखिएगा कि काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहां पर हम लोग ये देखते हैं 1861 का अधिनियम, और 1861 के अधिनियम में मैंने कहा कि जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी थी, कार्यकारिणी परिषद, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद, इस परिषद में कौन कौन गैर सरकारी सदस्य के रूप में, गैर सरकारी सदस्य के रूप में कौन? पटियाला के राजा, पटियाला के राजा, बनारस के राजा और सर दिनकर राव, सर दिनकर राव, इनको पहली बार गैर सरकारी सदस्य के रूप में क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। तो 1861 का अधिनियम, ठीक है ना, ये चीजें क्लियर हो गई होंगी आई होप। अगर स्थानीय प्रतिनिधि की बात की जाए, अगर एक पूछा जाए कि पहली बार स्थानीय प्रतिनिधि प्रदान किया गया, कब किया गया केंद्रीय विधान परिषद में, तो 1853 का जो अधिनियम लाया जाता है उसमें 12 सदस्यों का एक केंद्रीय विधान परिषद बनाया जाता है। इसमें स्थानीय प्रतिनिधियों की बात की जाती है, 4 स्थानीय प्रतिनिधि, कौन? आगरा के, कौन बंगाल के, कौन आपके मद्रास के, ठीक है ना, और एक बंबई के, ये चारों स्थानीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाता है। अगर 1919 के, ये तो आपका ऑप्शन ए सही हो गया, ठीक है ना, अगर 1919 के अधिनियम की बात अगर हम करें तो इसमें सबसे पहले जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, इसकी परिषद में, इसकी परिषद में सबसे पहले किसी भारतीय को नियुक्त किया जाता है और यह भारतीय सत्येंद्र नाथ सिन्हा होते हैं। सत्येंद्र नाथ सिन्हा, सत्येंद्र नाथ सिन्हा होते हैं, ठीक है ना। और ध्यान में रखिएगा कि 1909 के अधिनियम में ही पहली बार, ठीक है ना, भारत के राज्य सचिव जो ब्रिटेन में है, वहां पर उनकी जो परिषद है उसमें 2 भारतीयों को नियुक्त किया जाता है, केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। आई होप चीजें अब आपकी क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपका ऑप्शन ए सही होगा, ठीक ना भैया। आते हैं 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1992 का अधिनियम, 1992 का भारत परिषद अधिनियम इस अर्थ में उचित था कि इसने, ठीक है ना, एक तो 1992 का बात कर रहा है, तो एक तो बजट की यहां पर बात हो रही है, और ध्यान में रखिएगा कि यहां पर केंद्रीय जो विधान परिषद है और राज्य विधान परिषद, ठीक है ना, प्रांतीय विधान परिषद, यहां पर गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त किए जाने की बात आगे बढ़ती है, ठीक है ना। तो यहां पर पहली बार निर्वाचन की व्यवस्थाओं को देखा जाता है। तो अब आपको देखिए कि भारतीय नागरिकों को पूर्ण जनतांत्रिक निर्वाचन प्रणाली प्रदान की गई, ठीक है ना। विधान परिषदों को कार्यकारिणी के ऊपर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया, यह ऑप्शन गलत होगा। तात्कालिक परिस्थितियों में उदारवादी निर्वाचन पद्धति को स्वीकार किया गया, यही ऑप्शन सही होगा कि तात्कालिक जो परिस्थितियां थी उसमें उदारवादी निर्वाचन पद्धति को स्वीकार किया गया। विधान परिषद की कार्यकारिणी के ऊपर कुछ नियंत्रण स्वीकार, ये सब गलत पॉइंट है, ठीक है ना। तो आई होप आपका चीज क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन सी आपका क्या इज राइट आंसर, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां, तो अवशिष्ट शक्तियां अभी मैं बताया कि गवर्नर जनरल को दी गई थी, ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि प्रश्न में 2
कथन दिए गए हैं, कथन 1 और कथन 2 को मिलान करना है, कैसे करना है उसको जरा देखिए। अच्छा, कथन ए है, कारण ए है, और कथन कारण ए है, विकल्प ए है। कथन कारण ए है, विकल्प ए है, ठीक है ना। कह रहा है कि कथन पहला कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में केंद्र में द्वैध शासन का आरंभ हुआ। तो ठीक, अच्छी बात है भाई, केंद्र में द्वैध शासन का आरंभ होता है, क्योंकि 1919 में प्रांतों में जब द्वैध शासन स्थापित किया गया था, तो बाद के 1935 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन हटा करके कहां पे ला दिया गया, केंद्र में। तो ये आपका कथन 1 सही है, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि कथन 2, प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई। ये भी ऑप्शन सही है, प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की जाती है, ठीक है ना। प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की जाती, ये भी कथन सही है। लेकिन ध्यान में रखिएगा कि द्वैध शासन से इसका कोई संबंध दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए अब आपका ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि कोई स्पष्टीकरण नहीं है कथन 2 में, ठीक है ना। इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा, बी सही होगा। बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। समझ गए ना। इसको, इस प्रकार के क्वेश्चन को इसलिए या इस कारण से ऐसे सही किया जाता है, चीजों को लगाकर, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा पहली बार 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम पहली बार भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधि की शुरुआत हुई, ठीक। अब देखिए ना, यहां पे कैसे क्वेश्चन घुमा रहा है, स्थानीय प्रतिनिधि। और अभी मैं बात किया कि भैया जो 1853 का अधिनियम लाया गया था, इसमें क्या स्थानीय प्रतिनिधि की बात की गई थी। इसमें स्थानीय प्रतिनिधि 1853, और स्थानीय प्रतिनिधि में पहली बार आगरा को प्रतिनिधि को शामिल किया गया, पहली बार बंबई के प्रतिनिधि को, पहली बार आपके जो है बंगाल के प्रतिनिधि को, पहली बार मद्रास के प्रतिनिधि को शामिल किया गया। तो ये जो केंद्रीय विधान परिषद बनाई गई थी 1853 के अधिनियम के तहत 12 सदस्यों की केंद्रीय विधान परिषद, इसी में पहली बार स्थानीय प्रतिनिधियों को शामिल, स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। इसलिए आपका 1861 नहीं होगा, बल्कि 1853 का अधिनियम होगा। क्रॉस क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक ना। अच्छा, कौन सा सही पूछ रहा है, ए कटा, ए कटा, तो एक ही ऑप्शन आपका ए बच रहा है। डी वाला भी बच रहा है, थोड़ा सा विचार कर लेते हैं अगर ए वाला सही होगा। 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत सिविल सेवकों के चुनाव के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा का आरंभ करने का एक प्रयास था। अब सुनना जरा, एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं थोड़ा सा बताते चलूंगा आपको कि कैसे। यहां पर इरेजर ले लूं, आपको थोड़ा सा इरेजर से इसको थोड़ा सा गायब कर देता हूं, फिर आपको थोड़ा सा ये जो खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर चीजें जो की जा रही हैं उसको मैं बता दे रहा हूं, ठीक भैया। ध्यान में रखिएगा कि 1833 का जो चार्टर एक्ट लाया जाता है, यहां पर एक ड्राफ्ट लाया जाता है, ठीक ना। और ड्राफ्ट में लॉर्ड मैकाले की ही अध्यक्षता में ड्राफ्ट लाया जाता है, और ड्राफ्ट में कहा जाता है कि भारतीयों को सिविल सेवाओं में भर्ती करने का एक प्रयास किया जाना चाहिए। और इस डॉक्यूमेंट्स में खुली प्रतियोगी परीक्षाओं की बात की गई थी, लेकिन यहां पर गवर्नर इस ड्राफ्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अस्वीकार कर देते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, 1833 के चार्टर एक्ट में पहली बार प्रयास किया गया, प्रयास असफल रहा, लेकिन प्रयास किया गया। बाद में यही 1853 का जो अधिनियम लाया जाता है, इसी में 1853 के अधिनियम में पहली बार सिविल सेवकों की खुली भर्ती के प्रावधान को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। इसलिए आपका कथन 2 सही होगा, बी इज द राइट आंसर। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्ट ऑफ सेटलमेंट किस एक्ट की त्रुटियों को, ध्यान में रखिएगा 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को लाने के बाद इसकी त्रुटियों को दूर करने के लिए 1781 में एक एक्ट लाया जाता है। इसी एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। 1893। अच्छा, 1893 थोड़ा बताइए क्या क्या चीजें थी। तो इसमें जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का जो पेमेंट था, यह कहां से दिए जाने की बात की गई, भारतीय कोष से। इसके अलावा 1793 के तहत कहा गया कि
जो विधि है, जो नियम है, इसको परिभाषित करने का काम कौन करेगा? न्यायालय करेगा। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में क्या महत्वपूर्ण था कि कंपनी के कार्यों को दो भागों में बांट दिया जाता है। एक भाग राजनीतिक भाग होता है, दूसरा आपका व्यापारिक कार्य, राजनीतिक कार्य। व्यापारिक कार्य को कौन देखता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखता है। राजनीतिक कार्यों को कौन देखता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखता है। ठीक है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखता है। यहीं से एक प्रकार से क्या दिखती है? द्वैध शासन की शुरुआत देखी जा सकती है। ठीक भैया, हाँ, तो आपका ऑप्शन ए क्या होगा? सही होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के परिणाम स्वरूप हुई द्वैध शासन प्रणाली 1919 में पूछ रहा है। और कहां पे द्वैध शासन 1919 में लगेगा? प्रांतों में लगेगा। ठीक है ना। केंद्र में कब लगेगा? 1935 में लगेगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। लिखित में कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है ना, द्वैध शासन प्रणाली के संबंधित। इस प्रणाली के जन्मदाता लियोनिस कार्टिस थे। ठीक है ना, तो लियोनिस कार्टिस बिल्कुल इस प्रणाली के जन्मदाता थे। लियोनिस कार्टिस, वीडियो देखेंगे तो मैं बताया हूं लियोनिस कार्टिस को लेकर। ठीक है ना। फिर इस प्रणाली के अंतर्गत सभी विषयों को दो भागों में बांटा गया, केंद्रीय और प्रांतीय। इस प्रणाली के अंतर्गत सभी विषयों को दो भागों में बांटा गया। ठीक है ना, एक केंद्रीय और प्रांतीय। नहीं भैया, ये आपका ऑप्शन गलत है, इसलिए कि यहां पर प्रांतीय विषयों की पहचान की जाती है। प्रांतीय विषयों को बांटा जाता है और प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा जाता है, एक हस्तांतरित विषय और दूसरा आरक्षित विषय। ठीक है ना फ्रेंड्स। जो हस्तांतरित विषय बांटा जाता है, इसके अंतर्गत गवर्नर मंत्रियों की सहायता से कानून बनाएगा और यह मंत्री विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होंगे। ठीक है ना। और आरक्षित विषय पर जो मंत्री है, जो गवर्नर है, यह कार्यपालिका सदस्यों की सहायता से कानून बनाएगा, जो क्या है कि विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। ठीक है ना। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो प्रांतीय विषयों की विभाजन किया जाता है हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में। ठीक है ना। तो इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारत पर शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया? देखिए कितना अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत का शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर, ठीक है ना, ब्रिटिश क्राउन को। ब्रिटिश क्राउन जैसे ही 1857 का विद्रोह होता है, 1857 के विद्रोह के बाद 1858 का अधिनियम लाया जाता है। यहां पर सारी चीजें, ठीक है ना, सारी गतिविधियां महारानी विक्टोरिया अपने हाथों में सेंट्रलाइज कर लेती हैं। ठीक, कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है, गवर्नर जनरल के पोस्ट को समाप्त कर दिया जाता है, वायसराय के पोस्ट को लाया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समाप्त कर दिया जाता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्त कर दिया जाता है। इसलिए आपका 1858 इज द राइट आंसर। ठीक है ना। 1853 के तहत क्या क्या चीजें? एक तो केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना, खुली प्रतियोगी परीक्षा, स्थानीय प्रशासन की बात की जाती है, स्थानीय प्रतिनिधि की बात की जाती है। इसके अलावा 1833 में क्या क्या? व्यापारिक कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतया समाप्त कर दिया जाता है। विधि आयोग के सदस्यों को जो है इंक्लूड किया जाता है लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। इसके अलावा लॉर्ड विलियम बेंटिंग को जो है संपूर्ण भारत राज्य क्षेत्र का जो है क्या बनाया जाता है? गवर्नर बनाया जाता है। ठीक है ना। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतया समाप्त कर दिया जाता है। 1813 में क्या क्या चीजें? ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। दूसरा क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अंशतः समाप्त किया जाता है, चीन के साथ व्यापार को जारी रखा जाता है। तीसरा क्या है कि शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च किए जाने की बात की जाती है। ठीक है ना। आई होप अब आपके चारों ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी इज द राइट आंसर। ठीक है ना। कह रहा है कि 1919 के भारत परिषद अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? अब उसको विचार करना है। सही पूछ रहा है, ध्यान में रखिएगा। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय या गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद के संबंध में होने का प्रावधान किया गया। तो सत्येंद्र नाथ सिन्हा पहले ऐसे व्यक्ति हैं। सत्येंद्र नाथ सिन्हा, अब सुनना जरा, सत्येंद्र नाथ सिन्हा।
सिन्हा पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको गवर्नर की कार्यकारी परिषद में नियुक्त किया जाता है। अब ध्यान में रखिएगा, इसी 1919 के अधिनियम के तहत एक तो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में सत्येंद्र नाथ सिन्हा को नियुक्त किया जाता है, और दूसरा जो भारत का सचिव है, भारत सचिव जो ब्रिटेन में है, लंदन में है, ठीक है ना, वहां पर उसकी परिषद में, इसकी परिषद में दो भारतीयों को नियुक्त किया जाता है। एक तो केसी गुप्ता और दूसरा सैयद हुसैन बिलग्रामी, सैयद हुसैन बिलग्रामी। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। दूसरा कथन क्या कह रहा है, तो पहला कथन सही है। दूसरा कह रहा है कि केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई। 1919 केंद्रीय और विधान परिषदों, अब सुनना जरा, एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विधान परिषद केंद्रीय और प्रांतीय जो 1800, यहां पे नहीं चल रहा है, यहां पे देख लीजिए, 1853 के तहत एक 12 सदस्यों की केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की जाती है। बाद में एक अधिनियम लाया जाता है 1892 का अधिनियम, यही केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ा के 16 कर दी जाती है। बाद में 1909 का मार्ले मिंटो या 1909 का अधिनियम लाया जाता है। इस 1909 के अधिनियम में यही संख्या बढ़ा के 16 कर दी जाती है, लेकिन 60 कर दी जाती है। लेकिन ध्यान में रखिएगा, जब आप सुमित सरकार को पढ़ेंगे, इतिहासकार सुमित सरकार वो कहते हैं इसकी संख्या 69 कर दी जाती है, ठीक है ना। तो आकार में वृद्धि हो रही है। 1853 के अधिनियम में 12 सदस्यों का केंद्रीय विधान परिषद स्थापित किया जाता है। 1892 में इसकी संख्या बढ़ा के 12 से 16 कर दी जाती है। 1909 के अधिनियम में इसी की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 या 69 कर दी जाती है। तो आकार में वृद्धि होती ही है ना, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही होगा। तीसरा क्या है, पहली बार विधान परिषद में चर्चा के दौरान अनुपूरक प्रश्न पूछने व बजट पर संकल्प करने की प्रक्रिया की शुरुआत की जाती है। तो बिल्कुल ऑप्शन 3 सही है, ठीक है ना। 1892 के अधिनियम के तहत केंद्रीय बजट जब पेश किया जाता है, 1892 के अधिनियम के तहत, तो उस पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाता है, लेकिन अनुपूरक प्रश्न पूछने और मतदान करने का अधिकार नहीं दिया जाता है। जब 1909 का अधिनियम लाया जाता है तो उस दौरान पहली बार जो है क्या किया जाता है कि विधान परिषद में अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया जाता है। 1919 का अधिनियम जब लाया जाता है, 1919 का अधिनियम जब लाया जाता है तो प्रांतीय बजट और केंद्रीय बजट को अलग कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो बजट से संबंधित वो सारी जानकारियां थी। इसके अलावा कह रहा है कि इसने देश में द्वैध शासन और प्रत्यक्ष चुनावों का शुभारंभ किया। तो इसने देश में कहा द्वैध शासन की शुरुआत तो 1919, ठीक है ना, 1919 में होती है। और प्रत्यक्ष चुनाव 1919 के अधिनियम से आधारित है, जो है रिलेट करता है। तो 4 ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अच्छा, चौथा अगर ऑप्शन आपका गलत हो जा रहा है तो इसको काट दीजिए चूंकि 4 इसमें है, इसको काट दीजिए चूंकि 4 इसमें है, इसको काट दीजिए चूंकि 4 इसमें है। तो आपका एक ही ऑप्शन बटा 1, 2, 3, या तो आप 1, 2, 3 को याद रखिए, जानते रहिए, या तो फिर आपको 4 ऑप्शन पता रहे कि हाँ ये गलत है, इसलिए आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 की बात कर रहा है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायसराय की विधान परिषद में नियुक्त 3 गैर सरकारी आधिकारिक सदस्यों में से एक सर दिनकर राव थे। मैंने पहले ही बता दिया कि इन तीनों सदस्यों में एक तो सर दिनकर राव थे और दूसरा कौन था, पटियाला के राजा, और तीसरा कहां के थे, बनारस के राजा, यहाँ के राजा थे, और एक सर दिनकर राव थे, गैर अधिकारी सदस्यों के रूप में, ठीक है ना। वायसराय की विधान परिषद में नियुक्त किए गए थे, ठीक है ना। तो एक आपका कथन एक सही है। इस अधिनियम में पंजाब के लिए पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई थी। तो सिर्फ पंजाब के लिए ही नहीं, सुनना जरा,
पंजाब के लिए ही नहीं बल्कि 3 प्रांतीय विधान परिषदों की स्थापना की गई थी। इसमें पंजाब था और पंजाब का 1897 में स्थापना की गई। इसमें बंगाल था, बंगाल विधान परिषद की स्थापना 1862 में की गई, 1862 में। इसमें उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत था, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत था। इस उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत की विधान परिषद की स्थापना 1866 में की जाती है। मुझे लग रहा है कि तीनों ऑप्शन पे आपको विचार कर लेना चाहिए, ठीक है ना। अब चीजें सही है ना, तो 2 ऑप्शन भी सही है, तो 1 और 2 इज अ राइट आंसर, सी आपका कथन सही है, ठीक ना भैया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उम्मीद है कि लास्ट क्वेश्चन है, सुनना जरा। कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, अभी 1947 वाला अधिनियम नहीं पढ़ाया हूं, जब पूरा संविधान सभा पढ़ा लूंगा उसके बाद भारत को आजाद कर लूंगा, और आजाद करने के बाद आपको एक बैकग्राउंड पता चल जाएगा, तब जब पढ़ाऊंगा 1947 का स्वतंत्र भारत अधिनियम तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। कह रहा है कि भारत के गवर्नर जनरल को राज्य के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया, तो आपका ए ऑप्शन सही है, ठीक है ना। जब पढ़ाऊंगा तो अच्छे से पता चल जाएगा कि राज्य के गवर्नर, भारत के गवर्नर जनरल को राज्य का अध्यक्ष अभी नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है ना। गवर्नर जनरल के पास किसी विधेयक को वीटो करने का अधिकार भी सुरक्षित था, तो बिल्कुल बात सही है। इसके अलावा वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया, वायसराय के पद को समाप्त किया गया, लेकिन भारत के राज्य सचिव का पद 1950 तक बना रहा। नहीं भैया, इसको भी समाप्त कर दिया जाता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो 3 आपका गलत होगा, तो 3 आपका गलत होगा, ठीक है ना। 1-2 सही है, तो 1-2 सही है, ठीक है ना। तो आई होप चीजें अब आपकी क्लियर हो गई होंगी। कल से फ्रेंड्स हम लोग भारत में संविधान सभा को पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, कैसे उसका बैकग्राउंड रहा, क्या कॉन्सेप्ट लिया हुआ है, ठीक है ना। संविधान सभा कहां से उभरा, उसकी हिस्ट्री को, उसके पृष्ठभूमि को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है हम लोग संविधान सभा को खत्म करने के बाद फिर अपने संविधान पर आएंगे कि संविधान के भाग 1, भाग 2, भाग 3 ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ेंगे। संविधान सभा को पढ़ा लेंगे तो उस पर जैसे इसका एमसीक्यू करवाया उसी प्रकार उसका भी एमसीक्यू करवाएंगे। बाकी कल, थैंक्स, बचे रहिए, सुरक्षित रहिए, मजे से रहिए, ठीक है ना फ्रेंड्स, थैंक्स।